सो हेलो माय फेलो EMRS एस्पिरेंट्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैंने इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था, क्योंकि ये जो चैनल था ये मैंने ऐसे ही मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो सब इसमें मैं भी मतलब आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या प्रिपेयर मतलब कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना क्लियर, मतलब आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। आप लोगों ने ये भी पूछा था कि मेरी स्ट्रैटेजीज क्या है, मैं मतलब एक स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो बना दूं। ठीक है, और आज है 1 नवंबर एंड वी हैव बेयरली 40 डेज। ठीक है, 40 दिन बचे हैं मुश्किल से। हाँ, 40 दिन क्या मतलब 13-14 पता एग्ज़ाम है, बट वो अब 1-2 दिन इधर उधर, ठीक है, वो इतना मायने नहीं रखता। तो अप्रॉक्स हमारे पास में 40 डेज़ है। तो 40 डेज़ में बहुत कुछ हो भी सकता है और बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। तो वो मैनेज कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स जो है वो भी क्लियर करेंगे। तो पहले डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको वीडियो के एंड में फिर मैं आपको जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ है वो बताऊंगी। तो स्ट्रैटेजी जानने के लिए आपको मेरे मतलब इस वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ में। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो आपका बहुत डाउट है कि करेक्शन विंडो ओपन होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, करेक्शन विंडो का ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। ठीक है, अभी तक नेस्ट की तरफ से कोई करेक्शन विंडो ओपन करने का उनके पास से कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ओपन होगी। बट आप एक काम कर सकते हो कि आप उनके जो कांटेक्ट करने के जो भी हमारे पास में उनका ईमेल है या फ़ोन नंबर है या ट्विटर है, तो आप जितने भी मीडियम्स है उनसे कांटेक्ट करने के, वहाँ पर आप मतलब उनको अप्रोच करते रहिए। ठीक है, कॉल करते रहिए या फिर आप ईमेल भेजते रहिए, ताकि क्या रहे कि बाय चांस अगर कुछ होता है कि आप अगर आपका क्लियर हो भी जाता है और कहीं पर थोड़ा बहुत आपके कई सर्टिफिकेट्स में या कहीं मार्किंग में मतलब आपने जो क्वालिफिकेशन डाली है उसमें कहीं गड़बड़ होती है और अगर ये चीज़ कोर्ट तक पहुंचती है, तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि हाँ, हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर आपकी तरफ से कोई आया ही नहीं जवाब। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करते रहिए और ईमेल वगैरह भेजते रहिए उनको। ठीक है, इस और उनको फोर्स करिए कि हाँ, करेक्शन विंडो ओपन करें। और करेक्शन विंडो ओपन करने का ये एक रीज़न भी हो सकता है कि उन्होंने जब फॉर्म फिलिंग का काम मतलब फॉर्म फिल हो रहे थे, तो उसमें ही उन्होंने 2-3 बार ऐसा मेंशन किया है कि बार बार चेक कर लीजिए, बार बार चेक कर लीजिए। पर गलतियाँ हो जाती है, मानती हूँ मैं। ठीक है, तो वो चीज़ उनको कंसिडर करना चाहिए। इतने बड़े अगर एग्ज़ाम वो लोग ले रहे हैं तो थोड़ा सा कंसिडर उनको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट था उसमें बहुत डाउट है। ठीक है, तो देखिए बता दूं, नॉन टीचिंग के लिए पहले बता देती हूँ कि नॉन टीचिंग का जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको इतने ही मार्क्स लाने हैं। ठीक है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। बट जो टीचर वाला है ना, जो टीचिंग स्टाफ है उसमें ज़रूर टीजीटीज में ज़रूर ये क्वालिफाइंग इन नेचर है हमारा लैंग्वेज का सेक्शन। ठीक है, तो पीजीटीज में 2 लैंग्वेज है, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, उसमें रीजनल का नहीं है। और टीजीटीज में 3 लैंग्वेजेस है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, और रीजनल है। तो रीजनल का मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मैं एमपी से हूँ, तो यहाँ पर जो रीजनल का ऑप्शन था उसमें हिंदी और इंग्लिश ही था। मुझे अदर स्टेट्स का नहीं पता है। ठीक है, और रही बात रीजनल चूज़ करने की, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आया था उसमें। ठीक है, वहाँ पे 20 लैंग्वेजेस मेंशन है। जो नोटिफिकेशन आया उसमें 20 लैंग्वेजेस मेंशन है, बट मैंने जब फॉर्म फिल किया तो उसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही ऑप्शन आ रहा था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट वाइज वो चीज़ हो। ठीक है, जिस स्टेट में जो भाषा जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है या जहाँ जिस भाषा का चलन है वहाँ शायद वो सेक्शन मतलब वो जो ऑप्शन था वो खुला हो, बट यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस चीज़ में मुझे भी थोड़ा सा है कन्फ्यूजन। बाकी आप ये रिकॉर्डिंग देख मतलब अभी मैं यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग पुट कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो पीजीटी में भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वाला जो पार्ट है उसमें बोला गया है कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसमें रीजनल नहीं पूछेंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स की आएगी, बट इसमें कैच क्या है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि 40% मिनिमम आपको दोनों सब्जेक्ट मिला के लाने हैं। जो कन्फ्यूजन था कि क्या 4-4 मार्क्स हर
हर लैंग्वेज में लाना है तो नहीं, दोनों को मिला के, या पीजीटी का बता रही हूँ मैं, दोनों को मिला के आपको लाने हैं कितना, दोनों 20 मार्क्स के हो जाएंगे, 10 मार्क्स। तो उसमें से आपको क्या करना है, 8 मार्क्स लाना है दोनों में, ठीक है, दोनों को मिला के आपको 8 मार्क्स लाना है। आया समझ में, ठीक है। और अगर आप 8 मार्क्स भी नहीं ला पाते हो तो फिर आपका जो बाकी का पेपर है पार्ट 5 तक, पार्ट 1 से 5 तक, वो आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। और हम टीजीटी का देख लेते हैं इसमें। तो टीजीटी में 3 लैंग्वेजेस हो जाएंगी, एक आपका रीजनल इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसमें भी वही बात है कि 3 लैंग्वेज है, 30 मार्क्स हो जाएंगे, 10, ठीक है। और आपको कितने लाने हैं, तीनों को मिला के 12 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो रीजनल का ये हुआ यहाँ पर सिस्टम कि देखो, जब मैंने फॉर्म भरा था तब तो उसमें अदर लैंग्वेज, क्योंकि एमपी से भरा था मैंने, तो उसमें कोई अदर लैंग्वेज का ऑप्शन आया नहीं था, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश था लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में। अब अदर स्टेट्स का मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पर फॉर्म में क्या ऑप्शन ऐसा आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेरी है कि रीजनल में क्या भरना था, रीजनल में क्या भरना था, ठीक है। तो मैंने तो इंग्लिश भरा है उसमें, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा था कि मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, बट वो रीजनल का ही पूछ रहे थे वो, और एमपी से हूँ मैं, तो मैंने इंग्लिश डाला है। और मे भी आपके स्टेट में शायद रीजनल का ऑप्शन इन सारी लैंग्वेजेस में, जो 20 लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन है, आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, है ना, गुजराती, इनका ऑप्शन आया हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या था। और एक बात है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप रीजनल में आपका हिंदी और इंग्लिश लेते हैं तो उसका देखो यहाँ पर मेंशन है लास्ट लाइन में कि विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड्स एज दैट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, मतलब कि जो रीजनल हिंदी और रीजनल इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होगा वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्या होगा, थोड़ा सा हायर साइड पर ही होगा। तो आप वो लेकर चलें। यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट में भी वो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछ सके, ठीक है, जैसे लिटरेचर का पूछ लिया हो, है ना, और थोड़े से हायर लेवल की पूछ ली हो, उसमें आपको जनरल ग्रामर जो है वो भी, ठीक है। और एक और चीज़ है कि टीजीटी इंग्लिश में अगर आपने रीजनल में, टीजीटी इंग्लिश नहीं सॉरी, टीजीटी में अगर आपने रीजनल में हिंदी या इंग्लिश चूज़ करा है तो उसका लेवल जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश से थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। और अब हम हाई होगा मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछ सकते हैं, मे भी उसमें लिटरेचर का पूछ ले, लिटरेचर फॉर्म पूछ ले, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच पूछ ले, है ना। और रही बात मार्किंग स्कीम की, तो जी हाँ, मार्किंग स्कीम ऐसा है कि पीजीटीज़ में 2 लैंग्वेज है हमारे पास में, हिंदी और इंग्लिश 10 मार्क्स की है, तो उसमें दोनों को मिला के आपको 40% लाना है, यानी कि अगर 20 नंबर का है तो अगर पीजीटी में 8 नंबर लाना है, ठीक है, 20 में से 8 नंबर लाना है, और टीजीटी में आपको क्या करना है, 30 में से 12 मार्क्स लाना है, ठीक है। क्लियर है, तीनों सब्जेक्ट को मिला, तीनों लैंग्वेज को मिला के आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल, तीनों को मिला के 30 में से आपको 12 नंबर लाना है। और अगर आप 12 भी नहीं ला पा रहे हैं तो आपका 1st to 5th पार्ट जो है आपके पेपर का, वो आपका चेक नहीं होगा, आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे उस पेपर को देने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें, ठीक है। और मेरा सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश है, मतलब पीजीटी टीजीटी इंग्लिश दोनों ही हैं, ठीक है। इसीलिए मेरा रीजनिंग का थोड़ा सा जो पार्ट है वो थोड़ा सा उसमें मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, ठीक है। रीजनिंग थोड़ा सा मुझे लगता है, मतलब सॉल्व करवाने में मुझे थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आती है, वो मेरा फोटे नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं ला पा रही हूँ। बाकी हिंदी इंग्लिश और अदर जो है जो भी अदर सब्जेक्ट्स है, सेक्शंस है, उसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाती रहूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट टू द चैनल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजीज क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन 40 डेज़ की। बात कर लेते हैं हम कि 40 डेज़ में क्या क्या हो सकता है, 40 या 30 डेज़ जो भी आप मानना चाहो कि 40 डेज़ में क्या हो सकता है। तो 40 डेज़ में बहुत कुछ हो सकता है अगर आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको अभी सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पकड़ है, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ है, तो आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे जनरल अवेयरनेस का मैं बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आएंगे और जनरल अवेयरनेस मतलब जो सामान्य ज्ञान होता है वो भी आता है। तो आप 6 to 10th की जो NCERT की बुक्स है, ठीक है, उसमें से आप जो है नोट्स बना सकते हो, है ना, उसमें से आप जनरल अवेयरनेस की चीज़ें जान सकते हो, ठीक है।
तो जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट होता है, कितना ही पढ़ोगे आप, है ना। वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा पूछ ही लेते हैं, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर्स में आप साल भर का, आज से पिछले 1 साल तक का, आज से नहीं, पेपर तो बन गया होगा काफ़ी पहले ही, मतलब 1 आध महीने पहले ही बन गया होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप सितंबर तक का तो करके रखिए, ठीक है। सितंबर तक का तो करके रखिए, सितंबर मतलब लास्ट सितंबर टू अभी तक का सितंबर का आप जो भी करंट अफेयर्स है वो करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मैराथन्स मिल जाएंगे, चैनल्स मिल जाएंगे जो मंथली करंट अफेयर्स के मैराथन लेते हैं, तो आप वो लेते रहिए, ठीक है। माना कि बहुत सारा होता है, बट क्या पता कुछ आपको क्लिक हो जाए और वही का वही आपसे पूछ लिया जाए उसमें, ठीक है। रही बात आईसीटी की, तो आईसीटी आपका 15 नंबर का है। आप लूसेंट की बुक खरीद सकते हैं, या फिर आईसीटी के लिए भी आप मैराथन्स देख सकते हैं यूट्यूब पर। उसके बाद रहा रीजनिंग के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं जो नॉन पेड बैचेस है उनकी बात कर रही हूँ कि अगर आपको बिना पैसे दिए ही पढ़ना है, फ्री में चाहिए, तो यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है, आपको मिल जाएगा। मैंने अभी तक कोई बैच नहीं खरीदी है, ठीक है। मैं जो भी है यूट्यूब से और खुद से ही सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ, ठीक है। अगला है रीजनिंग हो गया, आईसीटी हो गया। अगला हमारे पास बचा है एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और केस बेस्ड स्टडी बचा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। तो अभी मैंने यूथ कंपटीशन की एक मंगाई है बुक, तो देखते हैं उसमें कितना क्या निकलता है। और फिर से वही यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ठीक है। उसके लिए इतना आपको मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो है ये आपकी, अगर आपने पहले पढ़ाया हुआ है तो केस स्टडी और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी जो है वो आपका जाना पहचाना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और से वो पूछ लेंगे, ठीक है। अगर आपने टीचर ट्रेनिंग ली हुई है, अगर आपने पढ़ाया हुआ है। अगर हम बात करें कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या हमको हमारे सब्जेक्ट के अनुसार ही, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट ही एक्टिविटी बेस्ड और ये एक्सपीरियंशियल जो भी क्वेश्चंस है वो बनेंगे, तो वी कांट से दैट। मतलब क्योंकि लास्ट ईयर तो इंग्लिश के पेपर में मैथ्स के टीचर के बारे में पूछा था उन्होंने, ठीक है। तो कुछ भी कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। हाँ, एक इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर था उसमें, मतलब इंग्लिश के टीचर का था और एक मैथ के टीचर का था। तो मैथ का टीचर, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन भी नहीं था कि आप नहीं ही अटैम्प्ट कर पाओगे, आराम से इजीली वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस है बच्चों से डील करने का है और आपको पता है कि कैसे क्या पढ़ाना है, तो बेसिकली ऐसा है कि जो भी चीज़ें होंगी वो सब बच्चों के इर्द गिर्द स्टूडेंट सेंटर्ड ही रहेंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपके एक्सपीरियंस पे ही डिपेंड करता है, इसमें आपको कुछ रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा इसमें थ्योरीज वगैरह है नहीं, जैसा पेडागोजी में रहता है कि जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, ये सब नहीं है। ये सारा क्या है, आपकी प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, टीचिंग की प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। और बच्चा हमारे पास में लैंग्वेज, तो वही जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश जो हमारे पास में है, मतलब जो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ नई बात नहीं है। संधि समास हम स्कूल टाइम में भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, बस हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वर्ब, टेंसेस, वॉइसेस, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं नया इसमें, है ना। बस हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो PYQs और MCQs और मॉक लगाते रहिए। हमारे पास 30 डेज़ है, अगर आप रोज़ 2-2, 3-3 करके भी आप लगाएंगे तो आपका आराम से प्रैक्टिस होती रहेगी, तो एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल, मतलब प्रो हो जाओगे बिल्कुल उसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन था कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ लास्ट ईयर का, कि लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था। 150 का पेपर था जिसमें 30 वही क्वालिफाइंग था और 120 आपका क्या था, मतलब मेन पेपर था, ठीक है। 120 तो 120 में से मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 90 में से मेरे कितने सही जा रहे थे, मतलब मेरे ऑल इन ऑल 69 मार्क्स बन रहे थे 90 में से, ठीक है। 90 में से 69 मार्क्स बन रहे थे, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे 75 के आसपास मेरे जो है क्वेश्चन सही बन रहे थे, ठीक है, 90 में से। तो मतलब वही ना, 1/3 का था तब भी, ठीक है, 1/3 का था। तो 3 4 12, 3 5 15, हाँ, इसी तरीके का, मतलब ऑलमोस्ट 15 टू 90 में से मेरे 12 टू 15 क्वेश्चंस जो है वो गलत चले गए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आते हुए भी मैंने गलत किया है
है ना? तो आप क्योंकि वो मेरा मतलब ये नेगेटिव मार्किंग वाला मेरा पहला पेपर था। मैंने इसके पहले नेगेटिव मार्किंग वाला कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी थी, ठीक है? इसीलिए थोड़ा-सा डर बना हुआ था कि सही होगा कि नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है ना, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर दे सकते हो। बट जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है ना, वहाँ पर थोड़ा-सा तो आपको डाउट आने लग जाता है। आप सही आंसर भी गलत करके आ जाते हो, ऐसा भी होता है। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है? अगर करेक्ट लग रहा है, करेक्ट करना है। और मेरे साथ ये भी हुआ था कि 1-2 क्वेश्चंस मैंने मतलब मुझे एकदम लगा कि अरे ये तो मुझे आता ही है, तो मैंने एक्साइटमेंट में मैंने गलत करके आया है और ऐसे क्वेश्चंस गलत किए हैं कि जो मतलब ऐसा जूता मारना चाहिए, मतलब खुद ही को जूता मारने की इच्छा हो गई थी ऐसा, क्योंकि 5 नंबर से मैं कट ऑफ से रह गई हूँ, ठीक है? हाँ, 4 या 5 नंबर से मैं कट ऑफ से रह गई थी, ठीक है? तो जब मैंने देखा पेपर, मैंने एनालाइज़ किया, तो मेरे आराम से 6 से 7 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो ईज़िली मैं करके आ सकती थी सही। और मुझे ये भी कहा गया कि मैंने क्वेश्चन्स बहुत कम अटेम्प्ट किए, ठीक है? 120 में से 90 क्वेश्चन्स, यानी कि मैंने 30 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं, यानी कि मुझे एटलीस्ट 100 टू 110 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट, 110 तो नहीं, एटलीस्ट 105, मतलब 100 टू 105 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने ही थे मुझे, मतलब करना चाहिए था मुझे, ठीक है? तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जितने बन सके आपसे उतने क्वेश्चन, जिसमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है वो मत अटेम्प्ट करिए। जिसमें आपको आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता, कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिए। बट जहाँ भी आपको थोड़ा-सा भी डाउट लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से कीजिए कि कहीं से भी दिमाग लगा के कीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर उस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ, वो होना चाहिए, तो आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है? ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगता है ये आइडिया तो आप लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है? तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर 100 क्वेश्चंस है तो एटलीस्ट 85 टू 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? यही रहेगी मेरी अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। सेफ स्कोर का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है? मैं ये टीजीटी और पीजीटीज़ की मतलब जो टीचिंग स्टाफ है उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि पेपर ऑलमोस्ट सभी का सेम ही होगा, बस खेल कहाँ हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो एक्सपीरियंशियल डोमेन में जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और केस बेस्ड है, वहाँ पर थोड़ा-सा खेल ये लोग खेल सकते हैं, ठीक है? बाकी तो सभी का हमारा सेम ही है रहेगा, तो कुछ कह नहीं सकते सेफ स्कोर का, है ना? कट ऑफ हाई भी जा सकता है। जिसका टीचिंग एप्टीट्यूड में पकड़ अच्छी है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा कर लेगा, है ना? क्योंकि लास्ट ईयर तो डोमेन के ऊपर सारा खेल था कि जिसका डोमेन अच्छा था, उसने डोमेन में अच्छे स्कोर कर लिया, 60 क्वेश्चन्स है उस डोमेन में। तो बहुत सारे लोगों ने डोमेन में अपना जादू चला दिया होगा, उनको टीचिंग एप्टीट्यूड या अदर में इतना नहीं हो पाया होगा, तो इस बार सभी का सेम है, तो कट ऑफ हाई जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है? कुछ कह नहीं सकते। तो बस यही स्ट्रैटेजीज़ लेकर आप चलिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपकी क्या अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी हो तो आप आपकी स्ट्रैटेजीज़ बता सकते हो कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। ये थी मेरी स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब मैं इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक वाइज आपके सामने वीडियोस लेकर आऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।